हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की NS1 के अंदर। तो नेक्स्ट डिजीज जो है उसका नाम है हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो जानते हैं डिजीज के अंदर क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऑकर व्हेन द ब्लड वेसल्स दैट कैरी O2 एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम हार्ट to whole body becomes stiff and thick. Usually arteries are flexible and the elastic, but over time the wall of arteries can harden and the condition commonly called of the hardening of the arteries. तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि जो हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है वो हमारी कौन सी कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर होता क्या नहीं। इस कंडीशन के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर से हमारा क्या जाता है, ब्लड जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिशंस होता है, यानी कि हमारे पोषक तत्व होते हैं सारे के सारे। तो हमारा जो हार्ट जो है वो बॉडी को हमारा ये सारी की सारी चीजें पहुंचाता है आर्टरी के जरिए। तो ये जब स्टिफ हो जाती हैं या बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, इनके अंदर थिकनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में पहुंचा नहीं पाता है। तो यूजुअली जो हमारी आर्टरी होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक वाली होती है, यानी कि वो अपनी ही फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है वर्क करने की। तो इसमें जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो कॉमनली क्या बोली जाती है, हमारी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, यानी कि आर्टरीज के अंदर कठोरता आना बोला जाता है। अब हमारा जो है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो है इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें बताया गया कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो हम बोलते हैं स्पेसिफिक किस चीज की टाइप है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस के, क्योंकि आर्टरी के अंदर स्टिफनेस और थिकनेस हमारी होती है। But the term are the sometimes used of the interchangeably of the erythrosclerosis refer to the bleed up of fat, cholesterol, other substances in and one wall of arteries which may cause obstructions in blood flow. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है वो हमारी आर्टरियोस्क्लेरोसिस की एक स्पेसिफिक टाइप है। बट इसमें समटाइम्स क्या हो जाता है कि जो हमारी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो होती है वो किस चीज को रेफर करती है, रेफर इस चीज को करती है कि जो हमारा फैट होता है या कैलोस्ट्रोल होता है या बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हो जाते हैं वो हमारे आर्टरीज के अंदर पाई जाने वाली जो वॉल होती है वहां पर जम जाते हैं, यानी कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के कारण क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बताया है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में। अब इन्होंने बताया है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बोला है कि इट इज द डिफाइंड ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्डनिंग एंड द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड और सीरम। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया भाई कि इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का, यानी कि जो फैट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इसके अंदर फैट जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पर, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है वहां पर हमारा फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगी। और क्या इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्लड सीरम जो है उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो ये रहती है हमारी कंडीशन। तो अब इसमें देखेंगे हम थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे कि कैसी कंडीशन होती है हमारी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल कट सेक्शन दे रखा है हमारा आर्टरी का। तो ये हमारी नॉर्मल आर्टरी ऐसी दिखाई देती है, इतने सारा स्पेस होता है उसमें ब्लड के आने जाने के लिए। ठीक है, और ये जो दूसरी हमारी दी गई इसमें टीयर दिखा रखा है, आर्टरी जो वॉल है। तो देख सकते हैं आर्टरी की वॉल कैसे फटी हुई है, टीयर हो गया इसके अंदर। तो ये हमारी टीयर वाली कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें दी है हमारी फैटी मटेरियल्स डिपॉजिट वेसल्स वॉल। तो हमारी वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर जो हमारी फैट का जो मटेरियल है, जितना भी सामान है, जो भी हमारा फैट है, जितनी भी हमारी वसा है, वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी होगी। तो देख सकते हैं आप कितनी जगह बची है ब्लड के जाने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा नैरो होगी हमारी। तो ये और भी हमारी ज्यादा नैरो आर्टरी है जो कि हमारी क्या बन गई है, बिल्कुल ब्लॉक बन गई है। ठीक है, और ब्लॉक होने के बावजूद भी इसमें क्या आ गया है, इसमें दिखा रखा है कि ब्लॉक होने के बाद इसके अंदर क्लॉट और हो गया। क्लॉट और हो जाने की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रुक जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो हमारा चलेगा ही नहीं। तो ये सारी की सारी कंडीशन देख सकते हो नॉर्मल कैसी होती है और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कैसी होती है। तो धीरे धीरे ये कंडीशन हमारी होती जाती है। ठीक है, तो ये रीजन हमें इसका पता लग गया है कि क्या क्या रीजन होते हैं। आगे इसमें कोज देख लेते हैं इसके इटियोलॉजीज के अंदर। तो इटियोलॉजीज में हमारे कोज बताया भी कारण क्या हो सकता है, जेनेटिक की प्रॉब्लम ही हमारी हो सकती है। अगर कोई धुएं से ज्यादा रिलेटेड होता है, बीड़ी सिगरेट स्मोक वगैरह ज्यादा करता है, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह, स्ट्रेस वगैरह ज्यादा लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में मेंटली डिस्टर्ब रहता है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, यानी कि शारीरिक तौर पर किसी भी तरीके की वो व्यायाम वगैरह नहीं करता है। इन्वायरमेंटल, अगर ऐसे धुएं वाले इन्वायरमेंट में वो रहता है, ऐसे स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में रहता है, तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कोलेस्ट्रॉल सीरम अगर एलिवेटेड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल सीरम अगर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी, अगर मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारे के सारे कारण जो है वो किस चीज के हो जाते हैं, हमारे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के कारण बन जाते हैं।
तो इसमें हमारा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसमें दिया गया, पैथोफिजियोलॉजी में इन्होंने बताया देयर आर सो मैनी थ्योरीज ऑफ द पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस की बहुत सारी थ्योरीज जो है वो हमारी होती है, बट हियर द डिस्कस अबाउट रिस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी। तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो इंजरी थ्योरीज है उसके रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे खाली। तो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बट एक का ही करना हमें, इंजरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चोट लगने वाली जो हमारी होती है इसके बारे में। तो आगे देखते हैं इसके बारे में हम। तो अब ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी कंडीशन कैसे अराइज होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो नॉन स्पेसिफिक इंजरीज दी गई है इसमें, ड्यू टू मैकेनिकल्स या केमिकल्स प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की हो सकती है, स्मोकिंग या कोलेस्ट्रॉल। तो ये जब सारी कंडीशन इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी अराइज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर इटिमा लेयर पाई जाती है, उसके अंदर सूजन होना स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर कंटिन्यू एक्सपोज होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ जो इंजरीज होती है, जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर जो है सूजन आना और डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट क्या हो जाता है, कंटिन्यू लिपिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है वहां पर, यानी कि लगातार वहां पर वसा जो है या लिपिड या जो चर्बी होती है वो वहां पर जमना स्टार्ट हो जाती है। स्मूथ मसल्स के सेल्स के अंदर प्रोलाइफेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, फिर ऐसी कंडीशन में फिर क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है प्लाक, ठीक है, यानी कि एरिथ्रोमास होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है, प्लाक की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब प्लाक की फॉर्मेशन होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो, क्यों, क्योंकि नैरो हो जाएगी हमारी आर्टरी। तो वो हमने डायग्राम में देखा है कि आर्टरी जब नैरो होती है तो कैसी कंडीशन उसके अंदर होती है, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता है कि हमारा ब्लड जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके, ठीक है, और क्लॉट हो जाते हैं उसमें वो अलग से। तो आगे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिए गए हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले अफेक्टेड एरिया देखेंगे, बेस्ड ऑफ अफेक्टेड एरिया। तो अफेक्टेड एरिया में सबसे पहले देखेंगे हम ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरिब्रल से हमारा आर्टरियोसेक्लोरोसिस। तो सेरिब्रल से एरिया का पता ही है आपको, ब्रेन में एनाटॉमी में पढ़ा है आपने। तो इसमें क्या होगा, इसमें एस्कीमिया अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जब सेल और टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इस तरीके की जब घटना होती है तो वो हमारा एस्केमिक अटैक्स बोला जाता है हमारा ट्रांसिट के अंदर, यानी कि सेरिब्रल एरिया के अंदर। सीएडी में आ जाता है हमारी कार्डियक आर्टरी डिजीज जो हमारी होती है हार्ट के अंदर। तो एंजिना पेक्टोरियस हमने पढ़ा है, हार्ट फेलियर हो जाएगा, और मायोकार्डियल फ्रैक्चर्स, यानी कि हमारी जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की, तो इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी चीजें देखना है, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में चीजें देखी जाती हैं। जीआई ट्रैक में अगर देखी जाएंगी तो इसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, एरोटिक एन्यूरिज्म जो हमने अभी भी पढ़ा है, एरोटा के अंदर एन्यूरिज्म हो जाना, और मेनिस्ट्रिक के अंदर एस्कीमिया हो जाना, यानी कि वही हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और इसमें राइज क्या क्या होगा, इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, हमारा जो बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, यानी कि कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिम्टम होते हैं। किडनी रेनल आर्टरी हमारा सेटनोसिस किससे होगा, रेनल एफिशिएंसी, यानी कि किडनी के काम करने में दिक्कत आ जाएगी, और हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारी दिक्कत है वो और भी ज्यादा, हाइपरटेंशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा बढ़ जाएगा फ्लो इन द सेंस, यानी कि बीपी। तो वही आगे इसमें हमारा आ जाता है एक्सट्रीमेटेड, लोअर एक्सट्रीमेटेड आर्टरीज जो हमारी ओकुलिसिस डिजीज जो हमारी बोली जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, मांसपेशियों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लो एक्सट्रीमेटेड आर्टरी जो हमारी होती है, यानी कि निचले वाले हिस्से की जो हमारी आर्टरी होती है उसमें मांसपेशियों में पेन होगा, रेस्ट करते टाइम भी पेन होगा, टिश्यूज का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट इन्फेक्शन ऑफ द गैंग्रीन्स। तो गैंग्रीन्स जो है वो भी हमारी एक डिजीज होती है, और इन्फेक्शन जो होता है बिना इन्फेक्शन के, बिना गैंग्रीन्स के हमारा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यूज का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैंग्रीन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें गैंग्रीन एक स्पेशल अलग से डिजीज है जिसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या बताया, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अगर हम करेंगे, बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट में जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें पहले चेक कराएंगे। हिस्ट्री कलेक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम कब की है, ठीक है, एक्यूट है, कॉरोनिक है, कब से चली हुई है। कंप्यूटर हमारी टोमोग्राफी यानी कि सीटी जो है वो कराया जाएगा, ईसीजी जो होता है हार्ट का वो कराया जाएगा, एमआरआई कराया जाएगा, एमआरआई होता है और एक होता है एमआरआई। एमआरआई में मैग्नेटिक रिसोनेंस और एंजियोग्राफी की जाती है, जबकि एमआरआई में क्या हो जाता है, हमारा मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेज होती है, ठीक है। तो इसमें फर्क होता है, ये दोनों के दोनों टेस्ट जो है ये अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आर्टरियोग्राफी, आर्टरी की ग्राफी की जाएगी, और एकोकार्डियोग्राम्स, ये आपको सारे के सारे टेस्ट हम बार बार करते आ रहे, तो ये आपको पता ही होगा कि ये टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाता है तो किन किन चीजों से कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर हमारा स्टेबल जो हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजिना, तो एंजिना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें स्टेबल और अनस्टेबल यानी कि उसकी कंडीशन अगर गड़बड़ होती है, हार्ट फेलियर अगर हो जाता है, रेनल फेलियर अगर हो जाए, मायोकार्डियल इंफेक्शन अगर हो जाए, एनोरिज्म अगर हो जाए, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो हमारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाली होती है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन के अंदर आती है।
नेक्स्ट हमारी इसमें हो जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारी आदत सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटी कॉन्गुलेंट्स और हमारी जो होते हैं एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी जो है वो दी जाती है, यानी कि एंटी कॉन्गुलेंट्स जो हमारे क्लॉट होने से बचाती हैं और प्लेट जो हमारी प्लेटलेट होती है उनमें इंजरीज होने से या उनमें लॉस होने से बचाती है। तो इसमें हमारे जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेप्ट्रोकाइनेज और हमारा एस्प्रिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों कंडीशन को बनाए रखने के लिए, इन कंडीशन से बचने के लिए, यानी कि हमारा ना तो क्लॉट होने चाहिए और ना ही प्लेटलेट की संख्या कम होनी चाहिए। लिपिड लॉरिंग एजेंट ये हमारी वसा को कम करने वाले एजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा निकोटीन एसिड बोला जाता है। निकोटीन एसिड में नियासिन होता है, तो ये डिस्क्रीट सिंथेसिस को कम करते हैं हमारे एलडीपी एलडीएल का। तो एलडीएल में क्या हो जाता है हमारा जो हमारी जो लिपिड होती है, लिपिड डिसेंटी हमारी लियोप्रोपेशन जिसको बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या ट्राइग्लाइसराइड होता है। तो ये सारी की सारी इन चीजों को डिक्रीज करने का काम करते हैं। जो हमारे क्या होते हैं निकोटीन एसिड जो होते हैं वो हमारे लिपिड के को यानी कि वसा को कम करने वाले एजेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट और है हमारी आगे। तो भाई इसमें हमारा फैब्रिक एसिड्स, ठीक है, जो हमारी फाइबर वगैरह होती है तो फैब्रिक एसिड्स इसमें देखे जाते हैं। और हमारा फिनोफैब्रिएट यानी कि ये क्या करते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है उसको रिड्यूस करने का यानी कि उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे HMG जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, रेडुकेट्स जो हमारे बोले जाते हैं, तो ये 3 हमारे एंजाइम्स के नाम है। तो HMG में इसमें हमारा हो जाता है जो ह्यूमन हमारे मेलस या फिर हमारे गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं। तो ये हमारे 3 एंजाइम्स हैं जो कि लेवास्टेनिन होता है हमारा और एटोवास्टेसिन होता है हमारा और सिमवास्टेंस होता है। तो ये हमारे तीनों के जनों यानी कि एंजाइम्स के नाम, इनका काम क्या होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ये हमारे जो ट्राइग्लिसराइड की जो फॉर्म होती है शुगर की उसको कम करने का काम करते हैं। जैसे कि एलडीएल का लेवल इन सीरम आल्सो सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसका काम यही होता है हमारा कि जो हमारा लेवल होता है सीरम के अंदर जो किस चीज का, जो हमारा वसा का यानी कि जो हमारा फैट होता है उसका जो लेवल होता है हमारे सीरम के अंदर उसको सिंथेसिस करने और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको सिंथेसिस करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि काम किया जाएगा लेकिन क्या करेगा, डिस्ट्रीज करेगा। तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इन्होंने बताया मेन सर्जरी ऑफ द पीटीसीए। तो पीटीसीए सर्जरी में हमारा कौन सा आ जाता है, इसमें प्रीकोटेशन और हमारा ट्रांसल्यूनल कॉर्नरी और एंजियोप्लास्टिक। तो ये हमारी सर्जरी की फुल फॉर्म है इसकी। तो इस सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, इट इज सर्जिकल टेक्निक इन विच ए बलून टाइप कैथेटर इज इंसर्टेड and followed into the blockage coronary artery and then inflated of the mechanically dilate the artery and help to as blood flow। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्जरी होती है इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, इसमें एक कैथेटर ली जाती है यानी कि एक नली ली जाती है जो ब्लूम टाइप होती है, गुब्बारे टाइप एक नली ली जाएगी, उसको डाला जाएगा हमारी जो ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर डाला जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, डायलेट किया जाएगा, उसको फैलाया जाएगा, ठीक है। तो जब वो फैलाया जाएगा तो वो हेल्प करेगी किस चीज में, जब वो फैल जाएगी तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से आगे जा पाएगा, यानी कि जो नैरो हो गई है, सिकुड़ गई है, तो वो जब कैथेटर उसके अंदर डाली जाती है तो वो फूल जाती है और फूलने के बाद उसमें से ब्लड फ्लो आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेन सर्जरी का कारण। कारण इन द सेंस की मेन सर्जरी जो की जाती है, कारण ये होता है सर्जरी का करने का कि जो आर्टरी होती है उसको डायलेट किया जाता है। सीएबीजी किया जाता है। सीएबीजी के अंदर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी की जो बाईपास होती है उसके पास से जाने वाली जो ग्राफ्टिंग होती है वो की जाती है। तो ये हमारी 2 टाइप की सर्जरी जिसके अंदर रहती हैं। अब देखते हैं हम इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भाई ग्राफ्टिंग जो होती है वो आपको पहले भी करा दिया गया है कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, तो आप सारी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वीडियो में सारी जो चीजें होती हैं वो सारी वीडियोस में नहीं बताई जाती है, जो इसमें मैंने छोड़ दी सब तो पहले बताई जा चुकी हैं वो चीजें, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। आगे आ जाती है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा बताते हैं कि भाई आपने क्या प्रोवाइड करना है, आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को किस चीज के बारे में कि भी वो रिड्यूस करे इनटेक सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सैचुरेटेड फैट है और जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला जो भोजन होता है वो नहीं खाएंगे, उसको कम करेंगे। और मीट वाला जो फैट होता है वो भी रिड्यूस करना है, वो भी नहीं लेना है, वो बहुत कम मात्रा में लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। फिर आपने मिल्क फैट जो होता है यानी कि अवॉइड करना है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनमें 1% से ज्यादा अगर फैट होता है तो वो भी आपने नहीं लेना है। दूसरा आपने यूज क्या करना है, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल है, पालम ऑयल है, तो ये हमारे खाने में यूज करने हैं आपने। जो भी चीजें बनानी है खाने की तो इस ऑयल का इस्तेमाल आपने करना है फूड प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, कुक करने का जो मेथड होता है जैसे कि उबालना, बेक करना, बर्निंग करना, ठीक है, पाउचिंग करना या माइक्रोवेव के अंदर बनाना, फ्राइंग, तो इस तरीके का जो मेथड जो होता है आपने खाने का, तो मेथड ये इस तरीके का आपने रखना है। तो सारे के सारा कुकिंग मेथड बता देना है कि ये कुकिंग मेथड आपने यूज करना है ऐसे पेशेंट के लिए।
एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं आपने लिपिड लॉवरिंग एजेंट जो होते हैं, लिपिड को कम करने वाले जो हमारे ड्रग्स होते हैं, अगर प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो डॉक्टर के द्वारा अगर बताए गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेट कराओगे और प्रिवेंट करोगे कॉम्प्लिकेशंस को। तो जो खतरा होता है, अगर अड़चने पैदा हो सकती हैं या बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं जिस चीज से, तो उन चीजों की रोकथाम करोगे, ना इस तरीके का भोजन दोगे और ना ही इस तरीके की कंडीशन में पेशेंट को आप रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो डायग्नोज जब करते हैं हम तो इसमें क्या होता है, रिस्क फॉर द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस वासो कंस्ट्रक्शंस। तो हमारा जब ऐसी कंडीशन आती है, वासो कंस्ट्रक्शंस होता है यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है जब वो सिकुड़ जाती हैं तो उसमें हमारा वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो किस वजह से होता है, ये होता है हमारा कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने से हमारा क्या हो जाता है, वासो कंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत कम, मतलब कहने का है कि जब हमारा कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, हमारा वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है यानी कि वासो कंट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो इनफेक्टिव टिश्यूज प्रोफ्यूजन से रिलेटेड चीजें देखनी है, वो इन्फ्रैक्शंस हो गया या ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया हमारे ब्लड फ्लो के अंदर। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो भी हो रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आना, इन्फेक्शंस आना या टिश्यूज का परफ्यूजन हो जाना यानी कि छिड़काव जिसको बोल देते हैं, तो इस तरीके की चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। डिफिशिएंट नॉलेज रखेंगे रिलेटेड किससे रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, जो कंडीशन है उससे रिलेटेड, जो इलाज हो रहा है उससे रिलेटेड, जो अपनी केयर है उससे रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज का अभाव जो है वो आपने देखना है। एंजाइटी से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे भी, किस चीज से रिलेटेड ज्यादा ज्यादा चिंता है, बीमारी से रिलेटेड या जो प्रोसेस हो रहा है उससे रिलेटेड, या फिर जो इमेज है हमारी जो दिखाई दे रहा है, जो थ्रेट है, जो खतरा है, जो चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ के स्टेटस के अंदर, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी एंजाइटी है, जो भी बेचैनी है, जो भी आपको फील हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें, पेशेंट को जो भी चीजें फील हो रही है तो वो सारी की सारी डायग्नोज के अंदर आपने देखनी है। तो ये थी हमारी डिजीज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नई डिजीज में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।